किस कंडीशन को हार्ट फेलियर कहते हैं? 60% ब्लड थ्रो करने की बजाय 50%, 40%, 30%, कभी कभी 20 या 15% पे भी आ जाता है। जिन मरीजों को हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए कहा जाता है तो सक्सेस रेट है कितना? ऑपरेशन के 1 साल के बाद मोर देन 90% सर्वाइवल है। कुछ ऐसे सर्वाइवल्स हैं जो डेफिनेटली 10 साल से, 15 साल से और 20 साल के पहले भी जिनका ट्रांसप्लांट हुआ है। आज आपने किसी मरीज का ट्रांसप्लांट किया, कितने दिन तक आपके भी दिल की धड़कन रुकी रहेगी कि भाई मुझे इसको देखना है? 6 घंटे के अंदर अंदर सारी चीज़ें स्टेबलाइज हो जाती हैं। अगर कोई इंसान एक्सरसाइज करता रहा है, रनिंग करता रहा है या जिम जाता रहा है, ये सब वो कब रिज्यूम कर सकता है? ट्रांसप्लांट से रिलेटेड ट्रांसप्लांट गेम्स भी होते हैं और हमारे कुछ पेशेंट जो है वो वहाँ जाके मेडल्स भी जीत के आए हैं। यकीन नहीं हो रहा मुझे हार्ट ट्रांसप्लांट का पेशेंट बाद में मैराथन कर ले रहा है। लोगों के मन में डर ज़्यादा है, रियलिटी से वाकिफ होना बहुत ज़रूरी है। आपके पास ऑप्शन है, डोनर हार्ट भी अवेलेबल है और आर्टिफिशियल हार्ट के लिए भी वो रेडी है। आपकी चॉइस क्या होगी? डेफिनेटली हार्ट ट्रांसप्लांट। दिल की सेहत के लिए आप लोगों को अगर 4 टिप्स देना चाहें? फिजिकल एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, खुश रहना चाहिए, हमेशा मुश्किल खुश रहने काम की है। कोशिश। दिल की बीमारी के इलाज के वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी एडवांसमेंट्स हैं, बहुत सारे मरीज अब ऑपरेशन थिएटर तक जाए बिना चीर फाड़ के हम कह सकते हैं ठीक भी हो जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे इलाज मौजूद हैं जिसमें अगले दिन से काम भी करने लगते हैं। फिर भी कुछ ऐसे मरीज भी होते हैं जिनके लिए हार्ट ट्रांसप्लांट जैसे प्रोसीजर्स जरूरी हो जाते हैं। हार्ट ट्रांसप्लांट वो प्रोसीजर है जिसका नाम सुन के ही लोग डर जाते हैं कि नहीं ये हुआ तो फिर पता नहीं जान बचेगी या नहीं बचेगी। तो ऐसे मरीजों के लिए जिन्हें ज़रूरत तो है हार्ट ट्रांसप्लांट की, लेकिन वो अभी तक सोच विचार कर रहे हैं, हमारे साथ आज डॉक्टर मिलिंद होते हैं जो कि अडल्ट कार्डियक सर्जरी के डायरेक्टर हैं, फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल न्यू दिल्ली से जुड़े हुए हैं। उनके जरिए हम कोशिश करेंगे कि आपके मन में अपने दिल को लेकर जितनी घबराहट है उसे थोड़ा कम किया जा सके। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। नमस्ते। सर, हम आज हार्ट ट्रांसप्लांट की बात कर रहे हैं, तो पहले तो जिस मरीज को ये बता दिया जाए कि उसका ट्रांसप्लांट होगा, वो पहले ही अपना दिल थाम के बैठ जाता है कि जी। अब तो मैं नहीं बचूंगा, इसलिए डॉक्टर साहब ऐसा बता रहे हैं। ये धारणा कितनी सही है? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। बेसिकली क्या होता है कि काफ़ी सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें आगे चल के हार्ट कमज़ोर हो जाता है और उसको हम एंड स्टेज हार्ट फेलियर कहते हैं। अब ये बीमारी हो सकती है कि पेशेंट की कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेज हो, या उनके वैल्व्स में खराबी हो, या उनकी हार्ट की मसल में कोई जेनेटिक डिफेक्ट हो जिसकी वजह से हार्ट की मसल धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती है। तो इन सब का अंत में ये ओवर द मतलब काफ़ी सालों के बाद ये होता है कि हार्ट काफ़ी कमज़ोर हो जाता है और वो हार्ट फेलियर में, एंड स्टेज हार्ट फेलियर में लैंड कर जाते हैं। तो इन मरीज़ों को सारी जब हम दवाइयाँ दे देते हैं या बाकी इलाज एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो फिर हार्ट ट्रांसप्लांट का ऑप्शन दिया जाता है। ऑलरेडी इन मरीजों की क्वालिटी ऑफ लाइफ काफ़ी डाउन रहती है, और आपने सही बोला, जब हम उनको हार्ट ट्रांसप्लांट के बारे में बताते हैं तो शुरू में तो डेफिनेटली एक काफ़ी धक्का सा लगता है, बट धीरे धीरे उनको काउंसलिंग करके और बिल्डअप करने की ज़रूरत पड़ती है ताकि उनको हार्ट ट्रांसप्लांट के बारे में पॉजिटिव एक तरह से इनपुट मिले और वो इसके लिए तैयार हों। जो चीज़ें आपने बताई डॉक्टर साहब, उसमें 2 चीज़ें मैं समझना चाहूँगी। आपने कहा कि हार्ट की मसल्स धीरे धीरे इतनी कमज़ोर हो जाती हैं कि वो एंड स्टेज हार्ट फेलियर में चली जाती हैं। तो एक तो हुआ कि हार्ट वीक हो रहा है, धीरे धीरे उसकी फंक्शनिंग कम हो रही है। फिर आप किस कंडीशन को हार्ट फेलियर कहते हैं? जी, बेसिकली क्या होता है, अगर हम हार्ट को एक पंप की तरह देखें, पंप ही रहता है वो, तो नॉर्मली वो इस तरह से जब बीट करता है तो उसमें से 60% ऑफ द ब्लड वो इजेक्ट करता है। जितना ब्लड उसके अंदर आ रहा है उसका 60% वो बाहर थ्रो करता है, यानी कि शरीर को देता है। यानी अगर 100 आ रहा है तो 60 वो 60 बाहर दे देता है। फिर 40 का क्या करता है? तो वो दैट इज इंटरनल सर्कुलेशन, मतलब हार्ट के अंदर ही सर्कुलेट होता है। ओके। तो ये जो फ्रैक्शन है इसको इजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं। तो नॉर्मल हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन 60% होता है। तो जब हार्ट किसी बीमारी की वजह से जब कमज़ोर होता है तो उसकी स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन धीरे धीरे कम होने लगती है और वो 60% ब्लड थ्रो करने की बजाय 50%, 40%, 30%, कभी कभी 20 या 15% पे भी आ जाता है। तो जब वो इतना कम ब्लड शरीर को दे पाता है उस स्टेज को हम एंड स्टेज हार्ट फेलियर कहते हैं। यानी जब इजेक्शन फ्रैक्शन जो है वो 20-15 के आसपास पहुंच जाए। हाँ। ओके। तो जब ऐसे मरीज को हार्ट ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती होगी तो उसके पास बहुत ज़्यादा वक्त नहीं होता होगा? जी, एक्चुअली अगर हम 100 मरीज देखें जिनको एंड स्टेज हार्ट फेलियर है, जिनका इजेक्शन फ्रैक्शन 20% या 15% है, और अगर हम उनको सीरियली फॉलो करें, सिर्फ दवाई पे रखें, तो उसमें से कम 35 से 40% पेशेंट्स की 1 साल के अंदर डेथ होने का चांस रहता है। कहने का मतलब इस कंडीशन की डेथ रेट काफ़ी ज़्यादा है।
तो इसलिए एंड स्टेज हार्ट फेलियर का ज़्यादा एग्रेसिव इलाज करना बहुत ज़रूरी है। और एंड स्टेज हार्ट फेलियर का इलाज मोटे तौर पर फिर ट्रांसप्लांट ही है? दो ऑप्शंस होते हैं इसमें, एक होता है एलवैट डिवाइस थेरेपी और दूसरा होता है हार्ट ट्रांसप्लांट। दोनों इस एंड स्टेज हार्ट फेलियर के लिए एस्टैब्लिश ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, दोनों के अपने अपने इंडिकेशंस हैं। और ऐसा भी होता है कि काफ़ी सारे पेशेंट जिनमें हम एलवैट थेरेपी लगाते हैं, उसके बाद आगे चल के उनको हम हार्ट ट्रांसप्लांट भी करते हैं। तो अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो हार्ट ट्रांसप्लांट मतलब हार्ट ट्रांसप्लांट को गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है एंड स्टेज हार्ट फेलियर के लिए। यानी अगर कोई हार्ट फेलियर का पेशेंट आपके पास आया जी। है और आपके पास डोनर हार्ट अवेलेबल है, फिर आप एलवैट नहीं लगाएंगे, या ऐसा नहीं है, इतना सिंपल नहीं? हमें कुछ हमें हर एक पेशेंट को अच्छे से डिटेल में वर्कअप करना होता है, कुछ जांचें करनी होती है। उसमें कुछ कंट्राइंडिकेशंस नहीं होने चाहिए कि जब नहीं होते हैं तब हम उसको लिस्ट कर सकते हैं हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए। अगर हम मोटे-मोटे तौर पे देखें तो उसके शरीर में कोई एक्टिव इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। उनका हार्ट तो डेफिनिटली फेल्ड है, लेकिन किडनी या लिवर में इतनी ज़्यादा बीमारी नहीं होनी चाहिए, सेकेंडरी इफ़ेक्ट होता है हार्ट फेलियर से। तो लिवर या किडनी में इतनी ज़्यादा बीमारी नहीं होनी चाहिए कि हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सके। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उनके लंग्स में जो प्रेशर होता है, ब्लड का प्रेशर होता है, जिसको पल्मोनरी वैस्कुलर रेजिस्टेंस कहते हैं, वो इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि हार्ट ट्रांसप्लांट ना हो सके। उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, टेस्ट से वो वैल्यूज़ पता चलती हैं, और अगर वो रेजिस्टेंस एक लेवल से नीचे है तो उनका हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, एक लेवल से ज़्यादा है तो हम ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते। तो अब जिन मरीजों का ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता, फिर उनको जी। एलवैट लगाया जाता है, या वो उसके लिए भी फिर कैंडिडेट नहीं होते? नहीं, काफ़ी सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो फॉर एग्जांपल एज है, अबाउ 65 हार्ट का डोनर मिलना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि नोटो जो हमें हार्ट या ऑर्गन्स एलोकेट करता है, उनकी जनरल गाइडलाइंस है, एकदम 100% हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बट जनरल गाइडलाइंस है कि एक पर्टिकुलर एज के ऊपर हम रेसिपिएंट को लिस्ट ना करें, क्योंकि ऑब्वियसली सब लोग ये चाहेंगे कि जो यंग एंड प्रोडक्टिव मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी उनको डोनर हार्ट मिले। सो बियॉन्ड ए पर्टिकुलर एज हार्ट डोनेशन हो पाना थोड़ा मुश्किल होता है। उन पेशेंट्स में डेफिनेटली हम एलवैट थेरेपी कंसिडर कर सकते हैं, और बाकी अगर कुछ और कंट्रा इंडिकेशन है हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए, उनमें भी हम हार्ट ट्रांसप्लांट थेरेपी कंसिडर कर सकते हैं। ओके। एलवैट को ही आर्टिफिशियल हार्ट बोला जाता है? एक्चुअली एलवैट एक डिवाइस है जो मेनली हम एक साइड ऑफ द हार्ट में लगाते हैं। फॉर एग्जांपल लेफ्ट वेंट्रिकल पेशेंट का काफ़ी ख़राब है, तो हम लेफ्ट साइड में लगाते हैं, तो उसको लेफ्ट वेंट्रिकल असिस्ट डिवाइस कहते हैं। और अगर पेशेंट का राइट साइड बहुत ज़्यादा ख़राब है तो उसको राइट साइड में लगाते हैं। सो बेसिकली इट्स अ डिवाइस दैट सपोर्ट्स द मतलब हार्ट के फंक्शन को सपोर्ट करता है। आर्टिफिशियल हार्ट भी एक मोर एडवांस टेक्नोलॉजी है, जिसमें दोनों वेंट्रिकल्स को सपोर्ट किया जाता है। यानी एक तरह से समझ लीजिए उसमें दो वैड्स होते हैं, एक लेफ्ट साइड के लिए भी, एक राइट साइड के लिए भी। उसको हम आर्टिफिशियल हार्ट कहते हैं। ओके, तो ये जो जी। आधा काम कर रहा है इसे एलवैट कहते हैं, और जो हाँ जो डबल हो गया वो आर्टिफिशियल हार्ट जी हो जी गया। जी हाँ जी। ओके। हार्ट ट्रांसप्लांट का जैसे मैंने पूछा कि कोई पेशेंट आता है, फिर ज़्यादा समय उसके पास होता नहीं है, और आज की तारीख में कितना मुश्किल है एक डोनर हार्ट टाइम पर मिल जाए? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हार्ट फेलियर के पेशेंट्स होते हैं उनको हम मीन्स कार्डियोलॉजिस्ट और कार्डियक सर्जन्स की टीम मिल के, हार्ट टीम रहती है, वो उनको ऑप्टिमाइज़ करते हैं। एक तो दवाइयाँ देते हैं ताकि उनका हार्ट फेलियर कंपोनेंट जितना ज़्यादा हो सके मेडिकली कंट्रोल किया जा सके। उसके बाद सारी इन्वेस्टिगेशंस में चेक करते हैं कि कोई कंट्रा इंडिकेशन तो नहीं है हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए। जब ये सारा चेक हो जाता है तो उनको लिस्ट किया जाता है। हॉस्पिटल की तरफ से नोटो में लिस्ट मीन्स रिक्वेस्ट जाती है, और नोटो फिर उसको रजिस्टर करता है एक पर्टिकुलर नाम और एक आइडेंटिटी के साथ, डोनर रेसिपिएंट आईडी के साथ रजिस्टर करता है। जब पेशेंट रजिस्टर हो जाता है तब उसके बाद उसको हार्ट मिलने का मीन्स लीगली ऑप्शन खुल जाता है। और जब भी डोनर हार्ट की अवेलेबिलिटी रहती है, पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप देखा जाता है और हाइट एंड वेट का मैच किया जाता है, और ये सब देखते हुए फिर मैचिंग सही हो तो फिर उसको डोनर हार्ट एलोकेट होता है। बट आपका जो मतलब जो सवाल है उसके लिए मैं ये कहूँगा कि लिस्टिंग के बाद कम से कम एवरेज 4 से 6 महीने लग सकते हैं डोनर हार्ट मिलने के लिए। ये अलग अलग रीजन्स ऑफ द कंट्री में अलग अलग ड्यूरेशन है। नॉर्थ इंडिया में डोनेशन रेट थोड़ी कम है, साउथ इंडिया में जैसे कि तमिलनाडु में या तेलंगाना में काफ़ी अच्छी डोनेशन रेट्स हैं, तो वहाँ पे डोनर हार्ट काफ़ी जल्दी मिलने के आसार होते हैं। जिन मरीजों को हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए कहा जाता है, उनमें एक बार जैसे लगाया तो सबसे पहले ये पूछते हैं कि भाई जी। कितना चलेगा मेरा हार्ट, जी जो भी जी आप जी हाँ लगा रहे हैं, जी। तो सक्सेस रेट है कितना? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। एक्चुअली ये बहुत कॉमन परसेप्शन है कि हार्ट ट्रांसप्लांट बहुत बड़ा ऑपरेशन है, बहुत जटिल ऑपरेशन है और इसके बाद चांसेस ऑफ सर्वाइवल बहुत कम है। ऐसा बिल्कुल नहीं है।
अगर हम बाहर के देशों को देखें, यूएसए में और यूरोप में काफ़ी फ्रीक्वेंटली ट्रांसप्लांट होता है। उनके फिगर्स को बिल्कुल मैचिंग आजकल इंडियन फिगर्स हैं। ऑपरेशन के 1 साल के बाद मोर देन 90% सर्वाइवल है। 5 साल के बाद करीब-करीब 80% सर्वाइवल है और हमारे पास कुछ ऐसे सर्वाइवर्स हैं जो डेफ़िनेटली 10 साल से, 15 साल से और 20 साल के पहले भी जिनका ट्रांसप्लांट हुआ है। तो इस बारे में बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ट्रांसप्लांट अगर हो गया तो बहुत जल्दी जान का खतरा हो जाता है, ऐसा नहीं है। ओके। मोटे तौर पर एक धारणा ये है कि जी। किडनी, लिवर, हार्ट में सबसे मुश्किल एक तो हार्ट है और सबसे ज़्यादा रिजेक्शन भी हार्ट का ही होता है। ये बात गलत है? रिजेक्शन का प्रॉब्लम इतना ज़्यादा नहीं है। आजकल दवाइयाँ बहुत अच्छी आ गई हैं, जिनकी कम से कम डोसेज में भी हार्ट रिजेक्शन का चांसेस काफ़ी मिनिमल रहता है। जो पेशेंट्स 1 साल कर लेते हैं, मोर देन 90% पेशेंट्स, वो आराम से कम डोज़ ऑफ मेडिकेशन के साथ भी बिना रिजेक्शन के बहुत अच्छी एंड प्रोडक्टिव लाइफ़स्टाइल जी सकते हैं और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि किडनी और लिवर के कंपैरिज़न में हार्ट का रिजेक्शन ज़्यादा है, ऐसा नहीं है। नहीं है। बहुत बड़ा ऑपरेशन होता है? सर्जिकली ये अगर हम कहें तो किडनी ट्रांसप्लांट से इसमें ज़्यादा देर लगती है, बट लिवर ट्रांसप्लांट से कम देर लगती है। लगभग 3 से 4 घंटे के समय में ये ऑपरेशन हो जाता है और सर्जिकली इतना जटिल ऑपरेशन नहीं है। इसका ऑपरेशन के तुरंत बाद और पहले 3-4 दिन का जो मैनेजमेंट होता है, वो थोड़ा ज़्यादा जटिल होता है। बट आजकल बहुत सारे हॉस्पिटल्स और बहुत सारी टीम्स ऐसी हैं, जो अच्छे से इस सिचुएशन को मैनेज कर सकती हैं। ओके। जी। यानी जो ऑपरेशन है अपने आप में वो उतना मुश्किल नहीं है, नहीं लेकिन है। उसके बाद मरीज़ हाँ, का इम्यून सिस्टम जी। और रिजेक्शन का ध्यान रखना जी। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पेशेंट का जो इन्हेरेंट जो शरीर के अंदर एनवायरनमेंट है, फॉर एग्जांपल लंग्स में कितना प्रेशर है, उसके शरीर को मीन्स ब्लड में रिजेक्शन करने की टेंडेंसी कितनी है, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं और शुरू के 2-3 दिनों में हार्ट का जो नया हार्ट है उसका फंक्शन थोड़ा-सा डाउन होता है, थोड़ा-सा किडनी का फंक्शन भी डाउन होता है। बट आजकल की दवाइयों और मैनेजमेंट से, एक्सपर्ट मैनेजमेंट से ये ईज़िली टाइड ओवर किया जा सकता है और पेशेंट की रिकवरी अच्छी और फास्ट होती है। अगर आपके पास एक पेशेंट आता है, मैंने पहले भी पूछा कि और जी। आपके पास ऑप्शन है, डोनर हार्ट भी अवेलेबल जी। है और आर्टिफिशियल हार्ट के लिए भी वो रेडी है, जी। आपकी चॉइस क्या होगी? डेफ़िनेटली हार्ट ट्रांसप्लांट। हार्ट ओके। ट्रांसप्लांट करना ही बेहतर ऑप्शन है क्योंकि वो गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। एक तो दिक्कत आर्टिफिशियल हार्ट में ये है कि वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। मिनिमम 1 करोड़ तक की लागत है उसकी मशीन की और हार्ट ट्रांसप्लांट में एवरेज खर्चा अगर हम देखें तो गवर्नमेंट सिस्टम या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में एवरेज खर्चा लगभग 12 से 15 लाख तक में हार्ट ट्रांसप्लांट हो जाता है। ये ऑपरेशन के बाद की 1-2 महीने की दवाइयाँ भी मिला के खर्चा है। तो अगर प्राइवेट सेक्टर में भी? प्राइवेट सेक्टर में एवरेज खर्चा 18 से 20 लाख तक आता है अच्छा। और गवर्नमेंट सेक्टर में सारी दवाइयाँ मिला के या कॉम्प्लिकेशन की एंटिसिपेशन मिला के खर्चा करीब-करीब 10 लाख तक का आता है। सो एवरेज अगर हम देखें तो 15 लाख तक में ये ऑपरेशन ईज़िली हो सकता है और बहुत अच्छी बात ये है कि बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स वो अच्छे से ग्रांट देती हैं, कोई पेशेंट अगर आइडेंटिफाई हो गया है और स्पेशली अगर गवर्नमेंट सर्विस में है, स्टेट गवर्नमेंट सर्विस में, तो डेफिनेटली उनको फाइनेंशियल हेल्प मिल जाती है। तमिलनाडु में अगर आप देखेंगे तो किसी भी पेशेंट का ट्रांसप्लांट हो रहा हो, चाहे वो गवर्नमेंट सर्विस में हो, चाहे ना हो, कुछ अमाउंट, एक सिग्निफिकेंट अमाउंट सरकार की तरफ से उस हॉस्पिटल को मिलता है सो दैट पेशेंट के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन कम हो। तो फाइनेंशियली डेफिनेटली ट्रांसप्लांट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, मेडिकली ऑल्सो इट इज़ अ बहुत अच्छा ऑप्शन है। आज आपने किसी मरीज का ट्रांसप्लांट किया, कितने दिन तक आपके भी दिल की धड़कन रुकी रहेगी कि भाई मुझे इसको देखना है? 6 घंटे बस? जी। ऑपरेशन मैंने कहा ना कि पहले 6 घंटे में थोड़ा-सा ब्लीडिंग के चांसेस रहते हैं या हार्ट के फंक्शन कम होने के चांसेस रहते हैं, बट वे 6 घंटे के अंदर-अंदर सारी चीज़ें स्टेबलाइज़ हो जाती हैं। उसके बाद रूटीन, जैसे किसी भी पेशेंट का हार्ट सर्जरी हुआ है, हार्ट ट्रांसप्लांट का पेशेंट भी उसी तरीके से बिहेव करता है और हम उसको ईज़िली मैनेज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 48 घंटे, 72 घंटे रिजेक्शन का डर रहता है? अगर बिल्कुल हाइपर एक्यूट रिजेक्शन वाला फिनोमिना अगर हम सोचें तो वो बहुत ही रेयर है। अगर वो होना होता है तो पहले 12 घंटे या 24 घंटे में हो जाता है, उसके बाद नहीं होता। ओके। जी। बीच में ऐसी कोशिशें की गई कि ह्यूमन हार्ट की जगह कोई दूसरा हार्ट लगा दिया जाए, जी, क्या जी। उस तरफ कोई तरक्की होती दिख रही है? डेफिनेटली कुछ ग्रुप्स हैं जैसे यूएसए एक बार में। ट्राई भी किया गया वैसा? जी, यूएसए में और इसराइल में कुछ ग्रुप्स हैं जो इस दिशा में काम कर रहे हैं। बेसिकली वो ये करना चाह रहे हैं कि जो एनिमल हार्ट है उसमें जो जेनेटिक मींस एंटीजन वाले कंपोनेंट होते हैं,
बेसिकली हमारे शरीर में जो कोशिकाएं होती हैं उसमें सरफेस में कुछ कुछ जीन्स होते हैं जो कि हमारे शरीर की जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो आइडेंटिफाई करती है और उसको अटैक करती है फॉरेन ऑर्गन को। तो जो सरफेस के ऊपर जो एंटीजेंस है उसको मॉडिफाई करने की कोशिश की जा रही है और एनिमल हार्ट्स को मॉडिफाई करके ह्यूमंस में लगाने की कोशिश चल रही है। कुछ हद तक सक्सेस मिली है बट लॉन्ग टर्म सर्वाइवल अभी तक नहीं मिला है। डेफिनेटली 5 से 10 साल में इसमें और ज़्यादा कार्य किया जाएगा और लेबॉर्ट्री में मॉडिफाई किए हुए ऑर्गन्स डेफिनेटली हम शायद ह्यूमंस में भी ट्रांसप्लांट कर पाएंगे। ऐसा हो पाएगा आने वाले समय में। पिग वाज द क्लोजेस्ट। पिग वाज द क्लोजेस्ट। जेनेटिकली पिग का जो कंपोजिशन है वो काफ़ी क्लोज है ह्यूमन बीइंग से, इसलिए उससे हार्ट लिया गया था ट्रांसप्लांट के लिए। ओके 6 घंटे के बाद डॉक्टर साहब तो आश्वस्त हो गए। अब मरीज जो है उसको डर लगा रहता है कि ये पता नहीं चलेगा, तो उसको बहुत रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं शुरुआत में, उसका प्रोग्नोसिस कैसा रहता है? बेसिकली ऐसा है कि ऑपरेशन के बाद कम से कम 6 से 12 घंटे हम पेशेंट को वेंटिलेटर पे रखते हैं। एक बार जब वो वेंटिलेटर से हट जाता है यानी कि होश में आ जाता है और बातचीत करने लगता है तो उसके बाद नॉर्मली सभी ट्रांसप्लांट पेशेंट्स को हम एक हाई आइसोलेशन रूम में रखते हैं और धीरे धीरे फिर हम उनके फैमिली मेम्बर्स को मिलाना शुरू करते हैं और उनको डेफिनेटली कुछ प्रिकॉशंस लेनी होती है पेशेंट्स को कि ऐसी जगह में या ऐसे एनवायरनमेंट में ना जाए जहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होने के चांस हो। बट आफ्टर 1 मंथ या 1-2 महीने के बाद धीरे धीरे वो अपनी नॉर्मल लाइफस्टाइल में आ सकते हैं और उनको हम अच्छे से काउंसल करते हैं, गाइड करते हैं। हमारी हार्ट फेलियर नर्सेज होती हैं जो काफ़ी उनको काउंसल करती है फैमिली को भी कि किस तरह से आगे उनको प्रिकॉशंस लेने हैं। बेसिकली उनका मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो इम्पॉर्टेंट दवाइयाँ हैं जो रिजेक्शन को सप्रेस करती हैं वो दवाइयाँ लेनी है, रेगुलरली लेनी है बिना मिस किए और ऐसी सिचुएशन में नहीं जाना है जहाँ पे ज़्यादा इन्फेक्शन होने का चांस हो, जैसे कि बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड इन्वायरमेंट हो या बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो जहाँ कुछ लोग बीमार हों, जिनको सर्दी खांसी हो, तो उनकी इन्फेक्शन ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट को लगने का चांस है। तो ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करना है। ये जो 1 महीना है इसमें और भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं, खाना पीना चलना फिरना इनको लेकर? बिल्कुल नहीं, हम तो ये चाहते हैं कि पेशेंट 48 आवर्स सर्जरी के बाद चलना फिरना शुरू कर दे और नॉर्मल खाना पीना शुरू कर दे एंड मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स ऐसा करते भी हैं। वॉकिंग एक्सरसाइज कितनी रिकमेंड करते हैं कि कर लें? ऑपरेशन से पहले जो स्टेज मतलब एंड स्टेज हार्ट फेलियर वाले पेशेंट्स होते हैं वो तो कई बार यहाँ मीन्स बेड से बाथरूम तक भी जाने में मुश्किल होती है उनको। तो वंस उनका हार्ट ट्रांसप्लांट हो जाता है उनकी फंक्शनल एक्टिविटी काफ़ी रैपिडली इम्प्रूव होती है और हम ये कोशिश करते हैं कि उनकी जो शरीर में कमज़ोरी आ जाती है हार्ट फेलियर की वजह से वो उसको हम सपोर्ट कर सके और उसको रैपिडली हम बढ़ा सकें मीन्स बॉडी की स्ट्रेंथ को, और वो नए हार्ट से डेफिनेटली पिकअप भी होता है और पेशेंट्स फिर अपनी एक्टिविटी में जा पाते हैं और हम विद इन 1 वीक वो ऑलमोस्ट नॉर्मल इंसान की तरह चल फिर सकते हैं। अच्छा जी। उससे पहले अगर कोई इंसान एक्सरसाइज करता रहा है, रनिंग करता रहा है या जिम जाता रहा है, ये सब वो कब रिज्यूम कर सकता है? ये ऑपरेशन की 2 महीने के बाद डेफिनेटली वो शुरू कर सकते हैं। हमारे काफ़ी ट्रांसप्लांट पेशेंट्स ऐसे हैं, रेसिपिएंट्स ऐसे हैं जो आजकल बहुत अच्छा बैडमिंटन खेल रहे हैं, जो बहुत अच्छी रनिंग कर रहे हैं। इनफैक्ट ट्रांसप्लांट से रिलेटेड ट्रांसप्लांट गेम्स भी होते हैं, ओलंपियाड गेम्स भी होते हैं और हमारे कुछ पेशेंट्स जो हैं वो वहाँ जाके मेडल्स भी जीत के आए हैं। ये बहुत ही एनकरेजिंग बात होती है और उनको देख के बाकी जो ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट्स होते हैं उनको भी काफ़ी इंस्पिरेशन मिलता है। तो कहने का मतलब नॉर्मल फुल अपनी एक्टिविटीज रिज्यूम करने के लिए 2 महीने का समय एडिक्वेट है। 2 महीने बाद जी मैं जितना दौड़ूंगी और वो जितना दौड़ेंगे बराबर? बिल्कुल दौड़ सकते हैं। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। यकीन नहीं हो रहा मुझे हार्ट ट्रांसप्लांट का पेशेंट बाद में मैराथन कर ले, रनिंग कर ले, ब्रिस्क वॉक कर ले, कोई दिक्कत जी नहीं? जी जी बेसिकली वही है कि लोगों के मन में डर ज़्यादा है, तो रियलिटी से वाकिफ होना बहुत ज़रूरी है। ओके एलवैड जब लगाया जाता है, जैसे किसी को अगर आर्टिफिशियल हार्ट लगाया या एलवैड लगाया तो उसके बाद वो एक बार लग गया तो उसके बाद उसकी कुछ मेंटेनेंस भी होती है? जी डेफिनेटली एलवैड एक ज़्यादा इंटेंसिव थेरेपी है। इसमें क्या होता है कि एक बेसिकली मैकेनिकल सिस्टम है जो हार्ट में लग जाता है सर्जिकली और उससे बाहर आके एक इलेक्ट्रिक लाइन आती है, इलेक्ट्रॉनिक लाइन आती है जो कि बैटरी से कनेक्टेड होती है और एक मॉनिटर से कनेक्टेड होती है। तो मॉनिटर तो डेफिनेटली हम बीच बीच में टेम्परेरी हटा सकते हैं बट बैटरी हमेशा लगानी पड़ती है। वो एक्सटर्नल लगी रहती है? एक्सटर्नल लगी रहती है। तो जैसे एक बॉक्स सा रहता है जो पॉकेट में जैसे हिप पॉकेट में रखा जा सकता है या फिर एक शोल्डर बेल्ट होता है जो कपड़े के अंदर हम हैंग कर सकते हैं। तो एक तो बैटरी चार्ज करना पड़ता है बार बार, मतलब एक बैटरी लगभग 6 घंटे चलती है।
सो तो हर 6 घंटे में आपको एक नई बैटरी लगानी है। नई बैटरी लगानी है। बैकअप रहता है, मीन्स जो एलवेट डिवाइस होते हैं उसके साथ 4 से 6 बैटरीज आती हैं, तो वो दिक्कत नहीं आती। दूसरा इसमें एक तो बैटरी चेंज करने का है, दूसरा इसमें कुछ कुछ अलार्म्स आते हैं कभी कभी, जो कि थोड़ा सा पेशेंट को उसको समझना ज़रूरी है। और वो जो भी अलार्म है वो अपनी, अगर इम्पॉर्टेंट कोई अलार्म है तो ऑफ़ करने के साथ साथ वो अपनी मेडिकल टीम को भी बताना उसको ज़रूरी है, ताकि अगर कोई इम्पॉर्टेंट फंक्शनिंग में उसकी कमज़ोरी आ रही है एलवेट डिवाइस की, तो तुरंत कंपनी और डॉक्टर्स आके उसको रेक्टिफाई कर सकें। किस तरह की इंडिकेशन आमतौर पर मशीन देती है? बेसिकली एक तो ये होता है कि हाई पावर, मीन्स कहने का मतलब मशीन जो पंप कर रही है, अगर उस पंपिंग को रेजिस्टेंस ज़्यादा आ रहा है, मीन्स ब्लड किसी तरह से बाहर नहीं जा पा रहा किसी वजह से, फॉर एग्जांपल क्लॉट बन गया है मशीन के अंदर, तो फिर उसमें हाई रेजिस्टेंस या हाई पावर दिखाता है। सिमिलरली अगर हमने सपोज फ्लो रेट 5 लीटर प्रति मिनट सेट किया है, तो अगर वो फ्लो रेट सडनली घट के 3 लीटर पे आ जाए तो भी अलार्म आने लगेगा। तो ये कुछ सिचुएशंस ऐसी है जिसमें डेफिनेटली इमीडिएटली एक्शन लेना पड़ता है। यानी वो मशीन अपनी फंक्शनिंग को लेकर ही अलार्म दे रही है। जी जी, जिसका ध्यान रखना पड़ता है। इसका ध्यान रखना पड़ता है। फिर एक बार वो फिट कर दिया डिवाइस, फिर उसको चेंज करने या उसको दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं होती? 2 ग्रुप ऑफ पेशेंट्स होते हैं एलवेट जिनमें लगाया जाता है। एक होता है डेस्टिनेशन थेरेपी, यानी कि फाइनल ट्रीटमेंट फॉर दैट पेशेंट, और दूसरा होता है ब्रिज थेरेपी। दैट मीन्स जिनमें डेस्टिनेशन थेरेपी करके लगाया उनमें वो डिवाइस लगा रहेगा 5 साल, 10 साल, 12 साल लगा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अपना मेंटेनेंस चलता रहेगा, डेली नहीं, मतलब पीरियोडिक मॉनिटरिंग चलती रहेगी। वही एक डिवाइस 10-12 साल निकाल देता है। जी। और दूसरा जिनका ब्रिज किया जाता है, उसमें क्या रहता है कि ऐसे पेशेंट को डिवाइस इसलिए लगाया क्योंकि उस समय डोनर हार्ट अवेलेबल नहीं था। हमने एलवेट डिवाइस लगा दिया, जो हार्ट फेल हो रहा था उसको रेस्ट मिल गया, और 6 महीने या 8 महीने का समय मिल गया या 1 साल का समय मिल गया। जैसे ही डोनर हार्ट मिला तो हमने वो एलवेट डिवाइस निकाला और नया हार्ट लगा दिया। तो इसको हम ब्रिज टू ट्रांसप्लांट थेरेपी कहते हैं। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स 10 साल पहले ब्रिज टू ट्रांसप्लांट होते थे। आजकल काफ़ी पेशेंट्स अब डेस्टिनेशन थेरेपी में भी किए जा रहे हैं एलवेट थेरेपी के लिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी काफ़ी बेहतर हो गई है, और ऐसे पेशेंट जिनका ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता, इनकी संख्या बढ़ रही है, सो उनको हम डेस्टिनेशन थेरेपी करके एलवेट लगाते हैं। ऐसे कौन से पेशेंट्स होते हैं जिनका ट्रांसप्लांट हो ही नहीं सकता? जिनका जैसा मैंने कहा कि लंग्स में ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, जिसको पल्मोनरी वैस्कुलर रेजिस्टेंस कहते हैं, वो एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज़्यादा रहता है, तो उनका ट्रांसप्लांट नहीं करते। सिमिलरली अगर किसी पेशेंट को पहले कोई कैंसर रहा है, जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा ट्रीटमेंट लेना पड़ा है, और उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है, मेडिकली कम है, तो फिर ऐसे पेशेंट्स में भी अगर हार्ट फेलियर है तो हम एलवेट थेरेपी सोचते हैं। इसके अलावा यूजली पेशेंट्स अबाउ 65 ईयर्स ऑफ एज हैं, तो फिर उनको भी हम एलवेट थेरेपी के लिए कंसिडर करते हैं, ट्रांसप्लांट के लिए नहीं कंसिडर। डॉक्टर साहब, हार्ट ट्रांसप्लांट करते कैसे हैं? जो मरीज का अपना हार्ट है, फिर वो गया, जी, फिर क्या करते हैं? बेसिकली अगर मैं ऑपरेशन की डिटेल थोड़ी सी बताऊं आपको, तो ऑपरेशन के 2 पार्ट होते हैं। एक तो जो रेसिपिएंट है उसको हम ऑपरेशन थिएटर में लेके जाते हैं, और उसको हम बेहोश करने के बाद उनकी चेस्ट ओपन करते हैं। उसके बाद जो उनका अंदर का बीमार हार्ट है उसको हम बाईपास पे डालते हैं। बाईपास मशीन होती है जो कि हार्ट और लंग्स का फंक्शन टेम्पररी टेक ओवर कर लेती है। तो एक बार हमने पेशेंट को बाईपास मशीन पे ले लिया, तो उस समय यानी अगले 2-3 घंटे के लिए उसको हार्ट की ज़रूरत नहीं है, हम उस हार्ट को निकाल सकते हैं। अब हम वेट करते हैं, और जो दूसरी टीम है यानी कि जो डोनर टीम है, वो दूसरे हॉस्पिटल में चाहे दूसरे शहर में जाके डोनर हार्ट को लेके आती है। और जैसे ही वो डोनर टीम डोनर हार्ट लेके हमारे ऑपरेशन थिएटर में या हमारे हॉस्पिटल में पहुंच जाती है, तो हम जो मरीज का जो बीमार हार्ट है उसको हम कट करके निकालते हैं। जब हम वो कट करके निकाल लेते हैं तो हमारे रेसिपिएंट की जो चेस्ट कैविटी होती है उसमें कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि एओर्टा, पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट एट्रियम, एसवीसी और आईवीसी, 5 स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ये ओपन रहते हैं और दिख रहे होते हैं। उसके बाद जो हमारा डोनर हार्ट है वो हम ऑपरेशन थिएटर में आ गया, उसको हम थोड़ा सा 5 मिनट बेंच पे प्रिपेयर करते हैं, उसको क्लीन करते हैं ताकि वो सूचर करने के लायक हो जाए। उसमें जो एक्स्ट्रा टिश्यूज़ है वो हटा देते हैं, और वो जब अच्छे से एडिक्वेटली प्रिपेयर हो जाता है तो उसको हम लेके पेशेंट की चेस्ट कैविटी में रखते हैं, और वो 5 स्ट्रक्चर्स जो मैंने बताया उनको हम सूचर कर लेते हैं। इसको करने के लिए करीब करीब 80 मिनट का टाइम लगता है, और
80 मिनट के टाइम के बाद जब हम सारे सूचर कर लेते हैं तो धीरे धीरे पेशेंट को बाईपास मशीन के सपोर्ट से हटाते हैं, और वो जो नया हार्ट है वो धीरे धीरे नए कंडीशन को एडजस्ट कर लेता है और धड़कना शुरू हो जाता है। ओके, क्या कोई ऐसा एज ग्रुप या क्लास ऑफ पीपल है जिनको खतरा ज़्यादा है कि उनको हार्ट ट्रांसप्लांट की नौबत आ सकती है? एक्चुअली हार्ट ट्रांसप्लांट तभी किया जाता है जब पेशेंट को एंड स्टेज हार्ट फेलियर हो। हम्म। 3 ग्रुप ऑफ बीमारियां कॉमन है जो इस दिशा में प्रोग्रेस करती हैं। किसी पेशेंट को हार्ट की आर्टरीज में ब्लॉकेज है और उसको मेजर हार्ट अटैक आ गया, तो नॉर्मली जैसे उसका पहले हार्ट का फंक्शन 60% था, हार्ट अटैक आ गया तो काफ़ी हिस्सा हार्ट का ख़त्म हो जाता है, तो फिर हार्ट कमज़ोर हो जाता है और उसका इजेक्शन फ्रैक्शन जब 20% हो जाता है, 15% हो जाता है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट ग्रुप ऑफ पेशेंट है जिनका हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए रिक्वायरमेंट होता है। दूसरा ग्रुप है, कई पेशेंट्स को वायरल इन्फेक्शन हो जाता है जिसे मायोकार्डाइटिस कहते हैं, तो वो आगे चल के हार्ट की मसल वीक हो जाती है, उसको डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। तो ये एक दूसरा इंपॉर्टेंट ग्रुप है जिनमें हार्ट ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। बाकी ये दोनों ग्रुप मिला के 95% ऑफ द रेसिपिएंट हो जाते हैं। बाकी 4 से 5% वो पेशेंट्स होते हैं जिनमें हार्ट की रिदम की एबनॉर्मलिटी हो या हार्ट में ऐसा कोई ट्यूमर हो जो कि लाइलाज हो, और कई बार ऐसा भी होता है कि मीन्स हार्ट की मसल की बनावट ऐसी रहती है जेनेटिकली जो कि पंप ठीक से नहीं कर पाती और उन्हें भी फिर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। ये चीज़ें रेयर हैं, बट कुछ पेशेंट्स में ज़रूरत पड़ती है। बचपन से ही वीक है हार्ट? जी, बचपन से वीक है। ऐसे भी पेशेंट्स आते हैं? एक ग्रुप और भी है, एक पर्टिकुलर जैसे बचपन में हार्ट की बनावट गड़बड़ रही हो, उसके लिए कोई पर्टिकुलर ऑपरेशन किया हो, करेक्टिव ऑपरेशन, बट आगे चल के हार्ट वीक हो जाता है, बेसिकली इसको फॉन्टेन ऑपरेशन कहते हैं। तो कई बार फॉन्टेन ऑपरेशन के बाद जो हार्ट है वो 15 या 20 साल के बाद फिर से वीक हो जाता है, तो उसमें हमें फिर हार्ट ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। हार्ट ट्रांसप्लांट होने के बाद जैसे कुछ सर्जरीज के बाद कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, पानी पीने को लेकर, खाना खाने को लेकर, इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं? शुरू में रहती हैं, क्योंकि ऑपरेशन के दौरान और ऑपरेशन के कुछ टाइम बाद हम काफ़ी फ्लूइड्स देते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ देते हैं, तो उसमें बॉडी का बैलेंस, फ्लूइड बैलेंस थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है, बट धीरे धीरे बॉडी न्यू एनवायरनमेंट को एडजस्ट कर जाती है। तो पहले 1-1.5 महीने हम फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन रखते हैं, और बट कंफर्टेबल रहता है, ऐसा बहुत ज़्यादा मेजर रिस्ट्रिक्शन भी नहीं रहता, और कुछ टाइम के लिए फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन रहता है, सॉल्ट इंटेक का रिस्ट्रिक्शन रहता है, बट धीरे धीरे वो नॉर्मल अपना, जैसे बीमारी के 2-3 साल पहले जैसे अपना फ्लूइड एंड सॉल्ट इंटेक पैटर्न रहता था, वैसे उस पर वो वापस जा सकते हैं, बशर्ते वो पहले हेल्दी रहता हो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो जैसे आप बता रहे हैं सर, मोटे तौर पर पेशेंट सब कर सकते हैं, फिर मैं थोड़ा सा ट्वीक करके सवाल पूछती हूँ, वो क्या नहीं कर सकते? ओके, बेसिकली ये है कि उनको ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए, फॉर एग्जांपल कोई बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन का जिसमें रिस्क हो, फॉर एग्जांपल कोई बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले एरिया में ना जाएं, या कोई बहुत ज़्यादा अनहाइजीनिक चीज़ें ना खाएं, वरना क्या होता है कि थोड़ा सा इनको इम्यूनोसप्रेशन की दवाइयाँ चल रही होती हैं। फॉर एग्जांपल कोई बाहर से इन्फेक्शन शरीर के अंदर आ गया, उनका जो इम्यून सिस्टम है वो दवाइयों की वजह से थोड़ा सा वीक रहता है, तो वो जो नॉर्मल पर्सन इस इन्फेक्शन को इजीली फाइट कर सकता है, इनमें वो फाइटिंग की टेंडेंसी काफ़ी कम रहती है, तो उनको मेजर इन्फेक्शन हो सकता है शरीर में, जैसे कि कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया या ट्यूबरकुलोसिस हो गया। ये दोनों कॉमन इन्फेक्शन है, और ट्रांसप्लांट के बाद अगर किसी को हो रहे हैं तो इनसे सतर्क रहना और इनसे बच के रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, और क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? बार बार बुखार आ रहा है, ये भी कोई इंडिकेशन है? डेफिनेटली, अगर बार बार बुखार आ रहा है तो इमीडिएटली अपने ट्रांसप्लांट टीम से जाके मिलना चाहिए, कि इसके कुछ कारण हो सकते हैं, या तो शरीर में कोई इन्फेक्शन आ गया है, या फिर कभी कभी कुछ दवाइयों की वजह से हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम का लो ग्रेड कैंसर भी हो सकता है, तो उस वजह से भी कई बार बुखार आ सकता है। तो डेफिनेटली अगर बार बार बुखार आ रहा है तो उनको ट्रीटिंग टीम से जाके मिलना चाहिए, और वो अपना अप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशंस करके उसका इलाज करेंगे। आपने इतने सारे हार्ट ट्रांसप्लांट किए हैं, सबसे लंबा मरीज जो जी रहा है कितने साल हो गए? मैं एम्स मेडिकल में था 1999 से 2024 तक। वहाँ पे 2001 जनवरी में प्रीति जी का ऑपरेशन हुआ था। पहला हार्ट ट्रांसप्लांट? नहीं, पहला नहीं, वो करीब 15th या 16th होगा। तो उसमें फिर वो बहुत ही पॉजिटिव और जिंदा दिल इंसान है, और वो आज भी एम्स में काम कर रही हैं, बहुत अच्छे से काम कर रही हैं, और वो इतनी अच्छी मोटिवेट करती हैं बाकी पेशेंट्स को भी
चाहे वो लीवर ट्रांसप्लांट के लिए रेसिपिएंट हो, चाहे वो किडनी ट्रांसप्लांट का रेसिपिएंट हो, चाहे वो हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए वेट कर रहा हो, तो वो बहुत ज़्यादा एक्टिवली उनको एनकरेज करती हैं, डोनेशन का कॉज भी एनकरेज करती हैं। तो इनफैक्ट वो दिल्ली में ही नहीं, पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग हार्ट ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट है। कितने साल की उम्र है? उनको अब हो गए, अच्छा उनकी उम्र होगी अराउंड 46 ईयर्स अभी, और 2001 में ऑपरेशन हुआ था तो इनकी 24 साल कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, दिस ब्रिंग्स मी टू अ क्वेश्चन, किस उम्र में हार्ट ट्रांसप्लांट आप ज़्यादा देख रहे हैं कि हो रहे हैं? यूजुअली हम हार्ट ट्रांसप्लांट देखते हैं 25 से 45 या 50 तक की उम्र तक। यंग लोगों में हो रहे हैं? जी डेफिनेटली यंग लोगों में। काफ़ी सारे पेशेंट्स इनमें ऐसे होते हैं जिनमें वायरल मायोकार्डिटिस की वजह से उनको डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हो जाता है। बेसिकली ये बहुत ही रेयर लेकिन खतरनाक सा सिचुएशन होता है। पेशेंट को फीवर होता है, सपोज जनवरी में फीवर हुआ, कोई खास कारण नहीं हुआ, 2-3 दिन दवाई ली, क्रोसिन वगैरह ली, फीवर सबसाइड हो गया। फिर 3-4 महीने बाद, यानी समझ लीजिए अप्रैल या मई में, उसकी सांस फूलना शुरू हो जाता है और पहले ऐसा कोई हिस्ट्री नहीं रहती। फिर वो इन्वेस्टिगेशन कराते हैं कि सांस क्यों फूल रहा है, तो कोई डॉक्टर उनको ईको एडवाइस करता है, तो सडनली ईको में ये दिखता है कि उनका हार्ट का फंक्शन तो 25% ही रह गया, 20% ही रह गया। जबकि अगर बाई चांस 4-5 महीने पहले ईको किया होगा उनका तो नॉर्मल 60% रहा होगा। तो ये केसेस ऐसे होते हैं जिनमें वायरल मायोकार्डिटिस हुआ है और आगे चल के डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हो गया है। तो ये यंग पेशेंट्स होते हैं जिनको आगे चल के हार्ट ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। यानी ये वो पेशेंट हैं जो अदरवाइज दिल के मरीज भी नहीं थे, बुखार की वजह से ऐसा हुआ? जी बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही। ये कितनी कॉमन कंडीशन है सर? हम अगर 100 लोगों का ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसमें से करीब 50 लोगों का वायरल कार्डियोमायोपैथी से ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। बट अगर आप ओवरऑल जनरल पॉपुलेशन में इसका इंसिडेंस देखें तो ये काफ़ी रेयर है। 1000 में से 1 या 2 मरीजों को ही ऐसा होने का ये चांस है। कंडीशन होती है? जी लेकिन ऐसे 50% पेशेंट आपके पास आ ही जाते हैं। हाँ जी, वो जो कि दिल के मरीज नहीं होंगे? दिल के मरीज पहले नहीं रहते जी। अभी तक हम ये सोच रहे थे कि वो दिल का मरीज होगा पुराना, तब जाके हार्ट ट्रांसप्लांट जाके। पे पहुंचा होगा, पर जी। ऐसा भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है। दिल की सेहत के लिए आप लोगों को अगर 4 टिप्स देना चाहें कि ये काम आप करेंगे तो आपका दिल सलामत रहेगा, अगर आप अच्छा। दिल के मरीज नहीं हैं तो? ओके, तो कहने को तो ये बड़े सिंपल टिप्स हैं, बट इनको फॉलो करना कभी कभी मुश्किल हो सकता है, बट लोगों को डेफिनेटली इसको अपनी ज़िंदगी में लाना चाहिए। एक तो ये है कि खुश रहना चाहिए, हमेशा मुश्किल खुश रहने काम की है। कोशिश। मैंने वही कहा, सुनने में सिंपल है बट शायद प्रैक्टिकली थोड़ा मुश्किल है। बट वही है कि हमें थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी अपने जीवन में अपनानी चाहिए, ताकि हमें डेफिनेटली हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ डेली स्ट्रेस आता है, बट उसको कोप अप करने का मैकेनिज्म हमारा ऐसे स्ट्रांग होना चाहिए कि हम मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान ना हो और स्ट्रेसफुल ना हो। तो उसको अगर हम समराइज़ करें तो हम बोलेंगे कि खुश रहना चाहिए। बाकी डेली फिजिकल एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, चाहे हम थोड़ा सा कार्डियो कर लें, यानी कि ब्रिस्क वॉकिंग या जॉगिंग कर लें, या कुछ स्विमिंग कर लें, या फिर कोई योगासन कर लें, मीन्स सेशन ऑफ योगा। जिसको जो एक्सरसाइज पसंद है वो कर लें। तो उससे क्या होता है कि हमारे हार्ट और ब्रेन दोनों का फंक्शनिंग बहुत ऑप्टिमल हो जाता है और बीमारियां पास नहीं पटकती। तीसरा ये है कि डाइट में जंक फूड ना अपनाएं, मीन्स कोल्ड ड्रिंक्स और जंक फूड बेसिकली अवॉइड करना चाहिए। नहीं तो उनकी वजह से क्या होता है कि हार्ट की आर्टरीज में या शरीर की बाकी आर्टरीज में भी ब्लॉकेजेस शुरू हो जाती हैं और उनकी वजह से मेजर हार्ट अटैक आने का चांस रहता है और उससे फिर हार्ट फेलियर की डायरेक्शन में हम जा सकते हैं। तो जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए। और चौथी चीज़ ये है कि अपना रेगुलर चेकअप कराते रहें, स्पेशली 40 साल की उम्र के बाद। भले ही आपको कोई सिम्टम्स नहीं है, बट फिर भी बेसिक ब्लड टेस्ट और पीरियडिकली ईको कर लें और हेल्थ चेकअप करवा लें, ताकि जो भी अगर कोई रिस्क फैक्टर से जो हार्ट की बीमारियों को कंट्रीब्यूट करते हैं वो अगर पकड़ में आ जाए तो उनका टाइमली इलाज शुरू हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत आसान भाषा में हार्ट ट्रांसप्लांट को भी सिंपल किया लोगों के लिए। जो पहली चीज़ हमें समझ में आई वो ये कि इतना मेजर ऑपरेशन नहीं है जितना लोग सुन के डर जाते हैं। दूसरी चीज़, सक्सेस रेट बाकी ट्रांसप्लांट्स के ही जैसा है और अब समय के साथ साथ बेहतर हो रहा है। और तीसरी चीज़, जब उसकी ज़रूरत हो तो फिर बहुत ज़्यादा सोच कर वक्त ख़राब नहीं करना चाहिए। आपकी किस्मत अच्छी हो, डोनर हार्ट मिल जाए तो अच्छी टीम ढूंढें और ज़रूरत पड़ने पर हार्ट ट्रांसप्लांट से डरे नहीं। बाकी का जो काम है वो डॉक्टरों के भरोसे आप छोड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।